जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैं करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग झारखंड का जो है वन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से कुछ पॉइंट छूट गया है। आइए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। पिछला क्लास में हम लोग झारखंड का वन का जो गौन उत्पाद है उसका डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हम लोग तसर रेशम तक बात मतलब डिस्कशन कर लिए थे, बता दिए थे आपको उसका। उसके बाद कुछ और जो है गौन उत्पाद उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपका एक बच जाता है बांस। ठीक है, झारखंड में बांस बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। बांस का क्या उपयोग होता है? इमारत बनाने में, यानी कि घर बनाने में। ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ महसूस करना है। ये सब कुछ याद करने का चीज थोड़ी है, किसको पता नहीं बांस से क्या होता है। इसके बाद फिर बहुत सारा घर का सामान बनाने में, जैसे कि बांस का बहुत सारा वो क्या बोलते हैं वस्तु बनता है। डाली हो गया, झाड़ू हो गया, इस टाइप का भी सामान बनता है। कागज, कागज बनाने में। ठीक है, इमारत बनाने में हो गया, बांस का प्रयोग करते हैं। घर बनाने में जो लकड़ी का घर बनता है उसमें बांस का प्रयोग होता है। कागज बनाने में प्रयोग होता है। इसके बाद और भी घरेलू सामग्री लिख लीजिए। घरेलू सामग्री में, घरेलू सामग्री बहुत सारा चीज देखिएगा आप मार्केट में बांस का बना हुआ मिलता है। डाली सब मिलता है बांस का बनाया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बांस का प्रयोग करते हैं। केंदू पत्ता, ये भी एक झारखंड का मुख्य गौन जो वनोत्पाद उसका वनोत्पाद का भाग है। केंदू पत्ता। ठीक है, केंदू का पेड़, उसका पत्ता, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो केंदू पत्ता का जो प्रयोग होता है बीड़ी बनाने में। ठीक है, केंदू पत्ता का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीड़ी बनाने में, तंबाकू में। ठीक है, बीड़ी बनाने में तथा तंबाकू में केंदू पत्ता का उपयोग किया जाता है। अगर मूल्य की दृष्टि से देखिएगा, मूल्य के दृष्टि से तो जो केंदू पत्ता है ये झारखंड का सबसे अधिक मतलब मूल्य मूल्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो झारखंड सरकार को राजस्व की प्राप्ति होता है वह केंदू पत्ता से होता है। ठीक है, सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति गौन उत्पाद में, वन वन का जो भी गौन गौन उत्पाद हो गया उसमें सबसे अधिक केंदू पत्ता से ही सबसे मूल्य की दृष्टि से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति केंदू पत्ता से ही झारखंड सरकार को होता है। प्रमुख गौन उत्पाद हो गया मूल्य की दृष्टि से। अब बस इतना ही था, आपको गौन उत्पाद हो गया। हम लोग वन का सभी प्रमुख उत्पाद को देख लिए। आइए कुछ और भी पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक टर्म सुने होंगे कैंपा, CAM, कैंपा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैंपा कंपनसेटरी एप्रोस्टेशन, लिख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि कैंपा का फुल फॉर्म क्या है। कंपनसेटरी, COM, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेटरी ठीक है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। इसका हिंदी में क्या मतलब हो गया? झारखंड प्रतिपूरक कोष प्रबंधन एवं योजना
प्राधिकरण। ठीक है, इसका जो स्थापना 2009 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, 2009 ईस्वी में कैंपा, कैंपा का फुल फॉर्म होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, हिंदी में बोलेंगे झारखंड प्रतिपूरक कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण। इसका काम क्या है? नाम से ये लग रहा होगा कि जो प्रतिपूरक मतलब कि कंपनसेशन, किसका कंपनसेशन हो रहा है? जो जंगल में जो कटाई हो गया है, बहुत सारा झारखंड के जंगल का जो कटाई हो गया है, उसको फिर से कंपनसेशन के रूप में फिर से जंगल को बढ़ाने के लिए इसमें फंड का व्यवस्था किया गया है। इसका जो मुख्य कार्य है कि जो वनों का कटाई हो रहा है उसका संरक्षण करना है, तो वनों का संरक्षण करना। आप लिख लीजिए कैंपा का क्या कार्य है। झारखंड सरकार द्वारा 2009 में इस प्राधिकरण का स्थापना किया गया है। इसका जो मुख्य कार्य है वनों का संरक्षण, वन जीवों का प्रबंधन। ठीक है, और आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना मतलब वन जीवों का संरक्षण और उसका प्रबंधन के लिए जो भी आधारभूत संरचना का जरूरत है उसका विकास के लिए इस प्राधिकरण का स्थापना किया गया है। आधारभूत ठीक है, आप लिख लीजिए इसको कैंपा। कैंपा एक झारखंड सरकार का अथॉरिटी है और प्राधिकरण है जिसका स्थापना 2009 ईस्वी में किया गया है। इसका मुख्य कार्य है कि जो झारखंड का जंगल जो कट रहा है उसका संरक्षण करना है, उसमें जो वन जीव रहते हैं उनका संरक्षण करना है। इनका संरक्षण के लिए जो भी मुख्य रूप से आधारभूत संरचना की आवश्यकता है उसका संरचना का विकास करना कैंपा का कार्य है। तो जो वन वाला आपका चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो गया, आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप जो भी चैप्टर खत्म होते जा रहा है, जितना भी चैप्टर हम पढ़ाते जा रहे हैं खत्म होते जा रहा है, उसको अच्छा से नोट बनाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए और फिर कोई एक एमसीक्यू का किताब रखिए और एमसीक्यू किताब से उस चैप्टर का एमसीक्यू को ट्राई करते रहिए, लगाते रहिए। आपका जो है तैयारी पूरा हो जाएगा, एग्जाम में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है, उसको आप कोई भी किताब ले लीजिए और उसके माध्यम से एमसीक्यू को लगाते रहिए। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है झारखंड में जितना भी वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैविक उद्यान है, उसके बारे में पढ़ना। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी खूब आता है, जैसे कि आप हेडिंग दे दीजिए झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभयारण्य। ठीक है, और एक और होता है जैविक उद्यान। ठीक है, तीन गो टर्म है, आप तीनों टर्म को ध्यान से देख लीजिए। एक है राष्ट्रीय उद्यान, एक है वन्य जीव अभयारण्य और एक है जैविक उद्यान। तीनों का हम लोग पहले तीनों का मतलब समझते हैं क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में नेशनल पार्क कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क कहा जाता है। वन्य जीव अभयारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है और जैविक उद्यान को बायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश नंबर हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क किसको कहा जाता है? नेशनल पार्क वैसा स्थान होता है जहां पे उस जगह में रहने वाले, जिस जगह को नेशनल पार्क के रूप में चिन्हित कर दिया जाता है, घोषित कर जाता है, वहां पे जो जो भी वन जीव रहते हैं, वहां पे जो भी पेड़ पौधा है,
जो पूरा का पूरा वो जो पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है, वहाँ का जो इकोसिस्टम बन रहा है, ठीक है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा देना है, ठीक है। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान किया जाता है नेशनल पार्क में। यहाँ पे जो है मानव गतिविधि, जितना भी मानव गतिविधि है, मानव गतिविधि का मतलब हो गया लकड़ी काटना, जानवर चराना या फिर जंगल में घूमना अपना मन से, ये सब पूर्णतः प्रतिबंध, यहाँ पे मानव गतिविधि पे पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है आपका नेशनल पार्क में। इसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पूर्णतः स्वामित्व होता है, इसमें किसी का भी निजी भागीदारी नहीं रहता है नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन जीव अभयारण्य किसे कहते हैं? यहाँ पे मुख्य रूप से वन जीव, जो जिस क्षेत्र को वन जीव अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, उस क्षेत्र में रहने वाले वन जीवों का सुरक्षा, ठीक है, मुख्य रूप से वन जीवों का यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे कुछ हद तक मानव गतिविधि अलाउ रहता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे। यह पूर्णतः रिजर्व क्षेत्र होता है, यहाँ पे आप किसी प्रकार का मानव गतिविधि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो वन जीव के साथ साथ पेड़ पौधा हो गया, पूरा जो इकोसिस्टम बन रहा है, सबका सुरक्षा किया जाता है। लेकिन जो वन जीव अभयारण्य होता है, यहाँ पे मुख्य रूप से वन जीव, उस क्षेत्र में जो वन जीव रहते हैं, उसी से सुरक्षा को यहाँ पे मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। जैविक उद्यान क्या है? बायोलॉजिकल पार्क। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को लाकर उनको नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, जैसे कि हो गया पक्षी, हो गया जानवर, हो गया, ठीक है, पक्षी जानवर इत्यादि को यहाँ पे संरक्षित, को प्राकृतिक वातावरण में, ठीक है, को प्राकृतिक, जिस वातावरण में ये जीव जंतु रहते हैं, उसी वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित रखा जाता है इन लोग को, ठीक है, संरक्षित रखा जाता है तथा उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। वहां पे जो है इंसान जो भी है जाता है और इन जीव जंतु को, पेड़ पौधों को देखता है, तो संरक्षित रखा जाता है एवं प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे नेशनल पार्क झारखंड में कौन सा है? बेतला। जब आप बेतला नेशनल पार्क में जाइएगा, यहाँ पे क्या है कि उस नेशनल, जो भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित किया गया है, उस क्षेत्र में किसी प्रकार का मानव गतिविधि नहीं होता है, और वहां पे जो भी वन जीव हैं, साथ साथ पेड़ पौधा है, सबका संरक्षण किया जाता है। वन जीव अभयारण्य, आपका हजारीबाग वन जीव अभयारण्य का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे जो उस वन जीव, जिस जिस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है, वहां पे जो जीव जंतु रहते होंगे, सिर्फ उन्हीं का सुरक्षा से संबंधित है। और जैविक उद्यान आपका जो रांची का और माझी में है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, आप गए होंगे तो देखे होंगे। उस क्षेत्र में जितने भी तरह के जानवर होते हैं, सभी जानवर को लाकर कहीं कहीं से बसाया गया है। आपका जो राष्ट्रीय पार्क होता है और वन जीव अभयारण्य होता है, इसमें जो उस क्षेत्र का जो प्राकृतिक रूप से जो जानवर वास करते हैं वही रहता है, कोई बाहर से किसी भी जानवर को लाकर वहां पे बसाया नहीं जाता है। लेकिन जो जैविक उद्यान होता है, यहाँ पे क्या होता है, हर टाइप के जानवर को कहीं कहीं से लाके कोई दूसरा पार्क से या जगह से एक खास जगह में पिंजड़ा, मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है। अपना मन से बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, उसको प्राकृतिक वातावरण तो दिया जाता है, लेकिन उसका क्षेत्र को लिमिट कर दिया जाता है और उसको पब्लिक देखे इस टाइप से उस क्षेत्र में रखा जाता है। तो यही डिफरेंस है आपका राष्ट्रीय पार्क, वन जीव अभयारण्य और जैविक उद्यान में, ठीक है। आइए अब एक एक करके झारखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, वन जीव अभयारण्य है, जैविक उद्यान है, उसका क्या क्या विशेषता है, हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में नेशनल पार्क कहते हैं।
झारखंड में सिर्फ एक है, एक मात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? मात्र एक है, एक ही है। उसका नाम क्या है? बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह बेतला नेशनल पार्क जो है लातेहार जिला में अवस्थित है। कहाँ पे? बेतला नेशनल पार्क जो है लातेहार जिला में अवस्थित है। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? मात्र एक है। झारखंड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क, लातेहार जिला में। इस जिला में पड़ता है यह लातेहार जिला में पड़ता है, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया है? तो बेतला नेशनल पार्क का स्थापना 1986, बेतला नेशनल पार्क का स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया है। जो नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क पहले अभयारण्य था। ये भी क्या था? पहले वन्य जीव अभयारण्य था। लिख लीजिए, यह पहले अभयारण्य था, ठीक है। बाद में 1986 ईस्वी में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। इसको बाद में नेशनल पार्क बना दिया गया। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है ये बेतला, बेतला इंग्लिश में लिख लीजिए BET, ठीक है, BETLA, बेतला। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया था कि बेतला का फुल फॉर्म क्या है। बेतला का फुल फॉर्म ही पूछ लिया है। आइए देख लेते हैं बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। बी से होता है बायसन, ठीक है, एक जानवर होता है बायसन, तो बायसन हो गया। ई से होता है एलिफेंट, टी से होता है टाइगर, एल से होता है लेपर्ड और ए से होता है एक्सिस, ठीक है। तो इस जंगल में इस 5 जानवर का जो था, जिस समय इसको घोषित किया गया था, अधिकता था। इसीलिए इसका जो है इसी जानवर के नाम के शॉर्ट फॉर्म के नाम पर इस जगह का नाम धर दिया गया बेतला। बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और एक्सिस, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, बेतला का जो फुल फॉर्म क्या होता है। बी से बायसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड और ए से एक्सिस, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सा जानवर का वो है, आप यहीं से देख लीजिए। बाघ, हाथी, हिरन, ठीक है। इस टाइप के जानवर जो हैं आपको बेतला नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। और कुछ बेतला के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो विश्व में पहला बार 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में झारखंड नहीं, भारत नहीं, बल्कि विश्व में, ठीक है, 1932 ईस्वी में विश्व में पहली बार बाघों की गणना, ठीक है, बाघों का जो गिनती हुआ था, विश्व में पहला बार बाघों का गिनती कहाँ हुआ? बेतला नेशनल पार्क में ही किया गया था। कब? 1932 ईस्वी में। उस समय नेशनल पार्क घोषित नहीं हुआ था, बाद में हो गया, लेकिन इसी क्षेत्र में पहला बार बाघों का गणना किया गया था। आपका ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो हम लोग बेतला नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लिए। जो बेतला नेशनल पार्क है यह 231 किलोमीटर स्क्वायर, राउंड फिगर में लिख रहे हैं, पॉइंट में 0.67 भी है। आप सिर्फ इतना भी लिख लीजिए कि 231 किलोमीटर स्क्वायर, 231 वर्ग किलोमीटर में आपका बेतला नेशनल पार्क जो है फैला हुआ है। 231 वर्ग किलोमीटर में बेतला नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो जैसे कि हम पहले ही बताए थे, झारखंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, यह बेतला नेशनल पार्क है। इसके बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट जानकारी है एग्जाम के लिए वो यही है। अब चलिए वन्य जीव अभयारण्य के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग
झारखंड में जो वन जीव अभयारण्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, वन जीव अभयारण्य में ही इसको पढ़ लेंगे, ये सब वन जीव अभयारण्य का ही पार्ट है। जो बेतला नेशनल पार्क है वो पलामू, उसी जगह पे पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, वो जो पार्क है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, जो पलामू टाइगर रिजर्व है इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 1129.93 वर्ग किलोमीटर है पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है, ठीक है, लातेहार जिला में पड़ता है। इसका स्थापना जो है 1973-74 ईस्वी में हुआ था। तो जो आपका जो बेतला नेशनल पार्क है पलामू टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। पलामू टाइगर रिजर्व कितना बड़ा है, 1129 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसी 1129 स्क्वायर किलोमीटर में से 231 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उस एरिया को बेतला नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा कि पलामू टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है आपका बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। अब आइए हम लोग वन जीव अभयारण्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसको लिख लीजिए कि पलामू टाइगर रिजर्व जो कि लातेहार जिला में पड़ता है, इसका स्थापना 1973-74 ईस्वी में हुआ। यह इसका जो क्षेत्रफल है 1129 स्क्वायर किलोमीटर में है। ऐसी टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, वह बेतला नेशनल पार्क है। अब वन जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन जीव अभयारण्य, ठीक है। झारखंड में कुल 11, कितना, 11 वन जीव अभयारण्य है। आप लिख लीजिए झारखंड में टोटल 11 वन जीव अभयारण्य है। एक नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क तथा 11 वन जीव अभयारण्य झारखंड में है। पहला पलामू वन्य जीव अभयारण्य, आप लिखते जाइएगा नोट्स बुक में अपना। पहला कौन सा है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य है, अभयारण्य। इसका स्थापना कब हुआ था, पलामू वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। और पलामू वन्य जीव अभयारण्य लातेहार जिला में पड़ता है। नाम सब में आपको पलामू पलामू दिखेगा, लेकिन जिला लातेहार है, क्योंकि जब इस वन जीव अभयारण्य का घोषणा, वन जीव अभयारण्य का बना था या जो टाइगर रिजर्व बना था उस समय लातेहार जिला अलग नहीं था बल्कि पलामू का ही पार्ट हुआ करता था। तो इसीलिए जो जितना भी है उसका अभी भी नाम पलामू के नाम पे ही है, लेकिन जिला जो है लातेहार है। तो पलामू वन जीव अभयारण्य 1976 ईस्वी में लातेहार जिला, ठीक है। इसके बारे में एक और लिख लीजिए कि यह झारखंड में जितना भी 11 वन जीव अभयारण्य है उसमें से सिर्फ यही एक जो है पलामू वन जीव अभयारण्य एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन जीव अभयारण्य है, एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का, एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन जीव अभयारण्य कौन सा है, पलामू वन जीव अभयारण्य। यह जो है आपका 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप लिख लीजिए 794 वर्ग किलोमीटर में पलामू वन जीव अभयारण्य फैला हुआ है। एग्जाम का पॉइंट से इतना ही इंपोर्टेंट है। जीव जंतु पूछेगा तो हिरण, हाथी, बाघ, तेंदुआ सब में लिख देना है, सब एक ही हो। एग्जाम के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए इतना ही इंपोर्टेंट है कि पलामू वन जीव अभयारण्य किस जिला में पड़ता है, लातेहार जिला में। इससे ज्यादा पूछेगा तो पूछेगा कौन सा किस ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1976 ईस्वी में। और क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कि एकमात्र वन जीव अभयारण्य जो राष्ट्रीय स्तर का वह कौन सा है, तो पलामू वन जीव अभयारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आइए देखते हैं, महुआ टाण या डाण, महुआ टाण या महुआ डाण कुछ भी दोनों नाम है, आप कुछ भी लिख लीजिए।
वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, आप लिख लीजिए महुआ डांड या टांड वन्य जीव अभयारण्य। यह भी लातेहार जिला में अवस्थित है। लातेहार जिला में अवस्थित है। 1976 ईस्वी में इसका भी स्थापना किया गया था। 1976 ईस्वी में पलामू वन्य जीव अभयारण्य, 1976 ईस्वी में महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, स्थापना किया गया था। ये लातेहार जिला का महुआ डांड एक प्रखंड है। लातेहार जिला में महुआ डांड एक प्रखंड है। वही महुआ डांड प्रखंड जहाँ पे झारखंड का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है लोध या बूढ़ा घाट, ठीक है, वहीं पे यह वन्य जीव अभयारण्य है। इस वन्य जीव अभयारण्य की विशेषता क्या है? भेड़िया। इस वन्य जीव अभयारण्य में भेड़िया का संरक्षण किया जाता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, भेड़िया संरक्षण के लिए है। अगर भेड़िया से संबंधित आया तो आपको महुआ डांड अभयारण्य को ही टिक करना है। एग्जाम के लिए पॉइंट इतना ही इंपोर्टेंट है। महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है? लातेहार जिला में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़िया के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे भेड़िया संरक्षण का है कार्य किया जाता है। 2 हो गया। तीसरा हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। इसका भी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। यह हजारीबाग जिला में ही है। हजारीबाग जिला में ही है, इसलिए हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य 1976 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया है। हजारीबाग से बरही जाने वाला जो हाईवे है, उसी हाईवे के दोनों तरफ कुछ दूर जाइएगा तो यह वन्य जीव अभयारण्य आपको दिखेगा, बोर्ड लगा हुआ है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। इसको लिख लीजिए। अगला बताते हैं। 3 हो गया है। चौथा तो नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभयारण्य, ठीक है। आप सब में अभयारण्य ऐड करते जाइएगा। ये जो है आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ पे है? गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिला में स्थित है। इसका भी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कोडरमा जिला में है, इसका कुछ भाग झारखंड में है, झारखंड का कोडरमा जिला में, तथा कुछ भाग बिहार का नवादा जिला में भी पड़ता है गौतम बुद्ध अभयारण्य का। नेक्स्ट है कोडरमा अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? कोडरमा अभयारण्य, जिला कोडरमा, 1985 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। लावालौंग अभयारण्य, जिला चतरा, ठीक है। लावालौंग अभयारण्य का जिला कहाँ है? चतरा है। इसका स्थापना कब किया गया है? 1978 ईस्वी में। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिला में पड़ता है। लावालौंग एक थाना है, चतरा जिला का एक प्रखंड है लावालौंग, तो उसी लावालौंग जगह पे आपका लावालौंग अभयारण्य है, चतरा जिला में पड़ता है। नेक्स्ट आपको नाम से जिला याद रखना, ठीक है, नाम से ही जिला याद रख लेना है। नाम आप झारखंड के हैं तो इतना थोड़ा मोड़ा तो जानता ही होंगे कि कौन सा जगह किस जिला में पड़ता है, मतलब फिर पढ़ते आपको याद हो ही जाएगा। लावालौंग प्रखंड चतरा जिला में पड़ता है। वैसे नेक्स्ट देख लीजिए पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ पड़ता है? पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में। लिख लीजिए पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में स्थित है। इसका स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट
तोपचांची अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य जिला धनबाद। तोपचांची अभयारण्य जिला धनबाद, 1978 ईस्वी। 1978 ईस्वी। तोपचांची अभयारण्य के बारे में क्या लिखना है कि इस अभयारण्य के जो मध्य में, तोपचांची अभयारण्य का मध्य में एक हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। एग्जाम में वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तोपचांची मतलब कि हरी पहाड़ी झील किस अभयारण्य के मध्य स्थित है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो आपका हरी पहाड़ी नामक झील है वह धनबाद जिला के जो तोपचांची अभयारण्य है उसी के मध्य स्थित है। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दालमा वन्यजीव अभयारण्य। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में है। पूर्वी सिंहभूम जिला में है। इसका स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1991 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और लिख लीजिए। हाथी परियोजना, इस अभयारण्य में क्या है? हाथी परियोजना चलाया जाता है। हाथी परियोजना, देश का पहला हाथी परियोजना, इसको इस टाइप से लिख लीजिए। हाथी परियोजना जो है झारखंड नहीं, देश का पहला हाथी परियोजना। दालमा वन्यजीव अभयारण्य में देश का पहला हाथी परियोजना चलाया गया है। और इसको जो है 2001 ईस्वी में, ठीक है, यही दालमा वन्यजीव अभयारण्य में जो है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य को 2001 ईस्वी में हाथी रिजर्व घोषित किया गया। हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। जिससे कि आपका जो टाइगर रिजर्व था, पलामू वन्यजीव अभयारण्य पढ़ाए हुए हैं, उसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। पलामू वन्यजीव अभयारण्य में जो है बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। जैसे दालमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना चलाया जा रहा है, वैसे ही पलामू वन्यजीव अभयारण्य में बाघ परियोजना चलाया जाता है। इसी दालमा वन्यजीव अभयारण्य में आपका 2001 ईस्वी में हाथी रिजर्व घोषित किया गया है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य को। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखते हैं हम लोग। जो हम लोग दालमा वन्यजीव अभयारण्य पढ़ रहे थे, दालमा, इसी अभयारण्य में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है विहंग। ठीक है, विहंग पक्षी विहार। दालमा वन्यजीव अभयारण्य में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है विहंग पक्षी विहार। झारखंड का जो विहंग पक्षी विहार है, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? विहंग पक्षी विहार, जो कि दालमा अभयारण्य में ही पड़ता है। दालमा अभयारण्य में ही यह पड़ता है। चलिए इतना पढ़ लिए। और कितना हो गया था? एक और छूट गया है, एक उसको देख लेते हैं। दो छूटा हुआ है। अगला लिख लीजिएगा पालकोट अभयारण्य। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। पालकोट किस जिला में है? गुमला जिला में। तो पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिला में पड़ता है? गुमला जिला में पड़ता है। इसका स्थापना 1990 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट एक और बच गया, उद्धवा पक्षी विहार। उद्धवा पक्षी विहार। उद्धवा पक्षी विहार कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। उद्धवा पक्षी विहार आपका साहेबगंज जिला में पड़ता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। उद्धवा पक्षी विहार का स्थापना कब हुआ है? 1991 ईस्वी में हुआ है यह।
झारखंड का जो है साहेबगंज जिला में पड़ता है। साहेबगंज से 42 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। ये क्यों फेमस है? उधवा पक्षी विहार क्यों फेमस है? प्रवासी पक्षी के लिए, ठीक है। प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं, स्पेशली साइबेरियाई पक्षी। साइबेरियाई पक्षी के लिए यहाँ जो है साइबेरिया इत्यादि देशों से, बहुत सारा देश से आपका जो पक्षी है लाकर यहाँ पे रहते हैं। तो प्रवासी पक्षी के लिए यह फेमस है। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। और क्या इसमें इंपोर्टेंट बात है, लिख लीजिए। यह राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। राज्य का पहला रामसर साइट है। राज्य का पहला रामसर साइट है तथा देश का 87वां रामसर साइट है आपका। उधवा पक्षी विहार को घोषित किया गया है। आइए पहले ये देख लेते हैं कि रामसर साइट किसे कहते हैं। रामसर साइट किसे कहा जाता है? आप बहुत बार सुनते होंगे, करंट अफेयर में भी पढ़ते होंगे कि देश के अलग अलग जो है आपका झील होता है जहाँ पे पानी उनी रहता है, उस जगह को रामसर साइट घोषित किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि रामसर साइट किसे कहा जाता है। आपको ईरान देश पता होगा। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ठीक है। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। क्या हुआ कि 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था। 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संधि 1971 ईस्वी में ईरान देश का रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था, ठीक है। इस संधि में क्या कहा गया था कि विश्व के जितने भी प्रमुख आर्द्र क्षेत्र हैं उसका संरक्षण करना। विश्व के प्रमुख आर्द्र क्षेत्र का संरक्षण करना होता है, ठीक है। विश्व के जितने भी प्रमुख आर्द्र क्षेत्र हैं उसका संरक्षण करना है। तो किस जगह को, कैसा जगह को रामसर साइट घोषित किया जाता है? तो जहां पे सालों भर पानी रहता है, वैसा जगह जहां पे सालों भर पानी रहता है। और क्या है कि बहुत अलग अलग टाइप के आपको पक्षी, मछली इत्यादि रहते हैं। बहुत सारा अलग अलग टाइप का पक्षी, मछली इत्यादि रहता है। मतलब कि जहाँ पे जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता अधिक होता है, वैसा क्षेत्र को रामसर से साइट घोषित किया जाता है। तो ईरान का रामसर शहर में यह संधि हुआ था 1971 ईस्वी में। इसीलिए इस टाइप का जहां भी जगह विश्व में दिखता है उस जगह को रामसर साइट घोषित किया जाता है। जो आर्द्र भूमि हो, जहाँ पे जलीय जीव रहते हैं, कुछ पक्षी रहते हैं, ठीक है। और वो जीव, मतलब वो जगह खतरा में है, मतलब जो है उसका जैव विविधता को खतरा ऐसा महसूस होता है, तो उस जगह को रामसर साइट घोषित करके सरकार जो है उसका संरक्षण करती है। तो अभी तक भारत में बहुत सारा अलग अलग टाइप का रामसर साइट अलग अलग, जैसे चिल्का झील हो गया। सबसे पहले जो उड़ीसा में चिल्का झील है उसी को रामसर साइट घोषित किया गया था। लेकिन झारखंड में अभी तक रामसर साइट एक भी साइट घोषित नहीं किया गया था। पहला बार साहेबगंज का जो उधवा पक्षी विहार है, इस जगह को रामसर साइट घोषित किया गया है। यह झारखंड का पहला रामसर साइट हो गया। कौन सा? उधवा पक्षी विहार। जबकि यह देश का 87वां रामसर साइट है, ठीक है। तो हम लोग 11 वन जीव अभ्यारण्य को पढ़ लिए हैं। चलिए अब कुछ अन्य चीज को देखते हैं जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब झारखंड का प्रमुख पक्षी विहार को देखते हैं। झारखंड के प्रमुख पक्षी विहार, यानी कि जहाँ पे अनेक अलग अलग प्रकार के पक्षियों का रहने का जगह है, जहाँ सरकार संरक्षण करके रखा हुआ है। तो आइए पहले देखते हैं। आपका 1 नंबर में होगा उधवा। अब ये पढ़े थे हम लोग
जस्ट पीछे पड़े उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज जिला में। इसके बाद तिलैया पक्षी विहार। तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? कोडरमा का तिलैया में। एग्जाम में क्वेश्चन इधर से आते रहता है, तो आपको याद रख लेना इंपोर्टेंट पक्षी विहार को। हो गया। दो और याद रखना है, तेनुघाट पक्षी विहार, तेनुघाट पक्षी विहार तथा चंद्रपुरा पक्षी विहार। तेनुघाट एवं चंद्रपुरा ये जो दोनों है आपका बोकारो जिला में पड़ता है। तेनुघाट तथा चंद्रपुरा बोकारो जिला में पड़ता है। और कौन सा है? इच्चागढ़ पक्षी विहार। इच्चागढ़ पक्षी विहार यह कहाँ पड़ता है? सरायकेला खरसावां जिला में। सरायकेला खरसावां जिला में पड़ता है इच्चागढ़ पक्षी विहार। हम लोग इसी क्लास में पीछे पड़े हुए विहंग पक्षी विहार जो दलमा वन जीव अभयारण्य में है। तो विहंग पक्षी विहार कहाँ हो गया आपका? पूर्वी सिंहभूम जिला में। विहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम जिला में हो गया विहंग पक्षी विहार। तो आप इसको लिख लीजिए, ये जो है इंपोर्टेंट पक्षी विहार है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना हमेशा बना रहता है। आइए अब हम लोग जैविक उद्यान के बारे में डिस्कशन करेंगे। झारखंड में कौन कौन सा जैविक उद्यान है? आपको हम वीडियो को पहले ही बता दिए हैं कि जैविक उद्यान किसे कहा जाता है। जैविक उद्यान वैसा जगह है जहाँ पे अनेक प्रकार के पशु पक्षी को लाकर बसाया जाता है, और वही प्राकृतिक वातावरण में, जिस वातावरण में पशु पक्षी रहते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी हैं उसी जगह के नहीं होते हैं जिस जगह में जैविक उद्यान खोला जाता है, बल्कि कहीं और दूसरा जगह से लाकर वहाँ पे बसाया जाता है उस माहौल में, और पब्लिक को देखने के लिए उसको खोला जाता है। पब्लिक वहाँ पे जाकर देखता है अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी को। जब आप नेशनल पार्क में जाइएगा या वन जीव अभयारण्य में जाइएगा घूमने के लिए, तो वहाँ पे आपको पशु पक्षी में, जैसे बेतला नेशनल पार्क में जाइएगा, बाघ देखने जाइएगा, तो कोई संभावना नहीं है कि आप वहाँ पे बाघ देख पाइएगा। देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैक करके या कोई खास जगह में बंद करके नहीं रखा जाता है। तो बाघ अपना स्वतंत्र रूप से, जैसे कि एक जंगली जानवर अपने जंगल में जीवन जीता है, उस टाइप से जीता है। तो उसको ट्रेस करना आसान नहीं होता है, कभी किसी को दिखता है और नहीं भी दिखता है। लेकिन जब आप जैविक उद्यान में जाइएगा तो वहाँ पे दिखना 100% श्योर है, क्योंकि पिंजरा-नुमा जगह बना के उन लोगों को रखा जाता है। स्पेशली जितना भी जैविक उद्यान हो पब्लिक को देखने के लिए ही बनाया जाता है, और उसी माध्यम से जानवर का संरक्षण भी होता है। और वो जो जानवर होते हैं उस जगह के नहीं होते हैं, बल्कि देश के या विदेश से अलग अलग जगहों से लाके उस जगह पे, एक ही जगह पे उन लोगों को बसाया जाता है, ताकि पब्लिक एक ही जगह जब जाए तो सभी प्रकार के जीव जंतुओं को देख सके। तो आइए झारखंड का जो मुख्य मुख्य जैविक उद्यान है हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैविक उद्यान इंग्लिश में बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं। एक नंबर में बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है? बिरसा, इसको भगवान बिरसा जैविक उद्यान भी नाम है इसका, शॉर्ट में हम लिख दिए बिरसा जैविक उद्यान। यह जो है ओरमांझी, रांची जिला में एक जगह है ओरमांझी। रांची से हजारीबाग का जो हाईवे है, तो उसी में रांची से हजारीबाग जैसे ही 4 लेन पकड़िएगा आपको तो ओरमांझी जगह मिलेगा। तो उसी ओरमांझी में आपका बिरसा जैविक उद्यान है। ये काफी फेमस है झारखंड में। इसका स्थापना जो है 1994 ईस्वी में किया गया है। बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है। यहाँ पे बहुत अनेक प्रकार का आपको जानवर देखने को मिलेगा। इसी जैविक उद्यान के बगल में जैविक उद्यान जैसे रोड है, रांची हजारीबाग हाईवे, इस तरफ जो है आपका बिरसा जैविक उद्यान है, और जस्ट अपोजिट साइड में एक मछली घर है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के जो मछली है शीशा में बंद रहता है, देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिख लीजिए नेक्स्ट मछली घर, और माझी में ही है। ठीक है, मछली घर, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। मछली घर कहाँ है?
और माझी में बिरसा जैविक उद्यान के जस्ट अपोजिट साइड में है। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान के जस्ट अपोजिट साइड में मछली घर है। दूसरा बिरसा जैविक उद्यान देख लिया। नेहरू जैविक उद्यान, नेहरू जैविक उद्यान, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, बार बार पूछा जाता है। यह बोकारो जिला में पड़ता है। नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पड़ता है? आपको बोकारो में पड़ता है। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में पड़ता है। इसका स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। 1980 ईस्वी में किया गया था। तो दो हो गया आपका, बिरसा जैविक उद्यान और माझी रांची। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो 1980 में स्थापना किया गया है। नेक्स्ट आइए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है? मुट्टा, एक गांव है मुट्टा। और माझी से जब सिकिदरी जाइएगा उस रोड में पड़ता है मुट्टा रुक्का डैम के पास है, तो इसका नाम है मुट्टा रुक्का। इसको इस टाइप से याद रख लीजिए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मुट्टा रुक्का में है। यहाँ पे मगरमच्छ का जो है प्रजनन का केंद्र है, प्रजनन कराया जाता है। ये जो है आपका IUCN के तहत चलता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN का एक वो है संस्था है, उसी का IUCN कार्यक्रम के तहत, IUCN कार्यक्रम के तहत आपका जो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा रुका में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लिख लीजिए, इसको हम निकाल लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना है, फिर प्ले कर लेना है। अनावश्यक टाइम बर्बाद करना उचित नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, बिरसा मृग विहार। बिरसा 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 मृग विहार ये कहाँ पड़ता है? खूंटी जिला में पड़ता है। बिरसा मृग विहार खूंटी जिला के कालामाटी जगह है, कालामाटी, कालामाटी खूंटी। ठीक है, खूंटी जिला में पड़ता है आपका बिरसा कालामाटी जगह, वहां पे बिरसा मृग विहार है। यहाँ पे क्या है कि सांभर और चीतल, सांभर तथा चीतल, ये हिरन का टाइप होता है। हिरन है, हिरन का अलग अलग प्रकार का टाइप होता है, उसी में से दो टाइप है, एक सांभर एक चीतल। तो हिरन का प्रजाति है। तो सांभर और चीतल का संरक्षण किया जाता है, सांभर और चीतल का संरक्षण किया जाता है। बिरसा मृग विहार खूंटी जिला में पड़ता है, कालामाटी जगह में। आप इसको लिख लीजिए। आइए और कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जैविक उद्यान में इतना ही है। अब कुछ और देखते हैं जो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा जो इम्पोर्टेंट है। झारखंड में एक भी संस्था उस किया गया है, झार पार्क। आप सुने होंगे झार पार्क, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। झार पार्क, ठीक है, झारखंड पार्क। इसमें क्या है कि झार पार्क के तहत झारखंड के अलग अलग जिले में 10 ठो पार्क को चिन्हित किया गया है। ठीक है, झारखंड में अलग अलग जिला में 10 पार्क है। ठीक है, झार पार्क के तहत झारखंड के अलग अलग जिला में 10 ठो पार्क है जिसका संचालन किया जाता है। इसका संचालन कौन करता है? JPMDA। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, JPMD के द्वारा झार पार्क का संचालन किया जा रहा है। झार पार्क के अंतर्गत कुल कितने पार्क हैं? 10 पार्क हैं। ठीक है, जिसमें आपका रांची जिला में 7 है,
हजारीबाग में एक है, दुमका में एक है, कितना हो गया 9। और एक आपका और कहाँ पे है पूर्वी सिंहभूम में, आप लिख लीजिए इसको, पूर्वी सिंहभूम में एक, कितना हो गया टोटल 10 हो गए। आइए इसको लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं ना, आप पहले लिख लीजिए। झार पार्क के तहत झारखंड में 10 ठो पार्क का संचालन किया जाता है। इसका संचालन झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत इस 10 ठो पार्क कौन कौन सा है, रांची जिला में 10, हजारीबाग में एक, दुमका में एक तथा पूर्वी सिंहभूम में एक पार्क है। लिख लीजिए। अब रांची जिला में कौन सा 7 पार्क है, आइए उसका नाम लिखते हैं। रांची जिला का जो 7 पार्क है उसका नाम लिख लेते हैं। सबसे 1 नंबर में आपका आता है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ठीक है। दूसरा श्री कृष्ण पार्क, तीसरा सिद्धू कान्हू पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, ठीक है। नेक्स्ट चौथा नक्षत्र वन, नक्षत्र वन। नेक्स्ट दीनदयाल पार्क, दीन दयाल पार्क, अंबेडकर पार्क, अंबेडकर अंबेडकर पार्क। आपका ऊपर का जो पार्क हुआ 5, 1 2 3 4 5, बिरसा मुंडा, श्री कृष्ण पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, नक्षत्र वन तथा दीनदयाल पार्क, ये जो आपका रांची शहर में है, एक यहाँ पे है रांची शहर में अवस्थित है। जबकि अंबेडकर पार्क कहाँ है, सिल्ली में है। रांची में जो सिल्ली प्रखंड पड़ता है, रांची जिला का सिल्ली प्रखंड, वहां पे आपका अंबेडकर पार्क है। एक और है ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन पार्क, ठीक है, ऑक्सीजन पार्क है। तो पहले आप इस 6 को लिखिएगा, अंबेडकर वाला को अपना नोट में सबसे नीचे लिखिएगा, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन पार्क जो भी है यह रांची शहर में ही है। तो टोटल रांची जिला में कितना पार्क है, झार पार्क के अंतर्गत 7 पार्क है, उसमें से 6 पार्क शहर में है, एक पार्क जो आपका अंबेडकर पार्क है रांची जिला के सिल्ली में अवस्थित है। आप इसको लिख लीजिए। ऑक्सीजन पार्क को लीलांबर पीताम्बर पार्क भी कहा जाता है, आप लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन पार्क जो है लीलांबर पीताम्बर पार्क भी कहा जाता है, ऑक्सीजन पार्क को लीलांबर पीताम्बर पार्क कहा जाता है। और आइए इधर अब 3 ठो पार्क बढ़िया उसको भी लिखवा देते हैं। हजारीबाग में एक पार्क है, हजारीबाग में एक पार्क था, कौन सा है आपका निर्मल महतो पार्क, निर्मल महतो पार्क हजारीबाग शहर में ही स्थित है। इसका भी संचालन झार पार्क के द्वारा किया जा रहा है। दुमका, दुमका में एक पार्क है, नाम है सिद्धू कान्हू पार्क, ठीक है, सिद्धू कान्हू पार्क। तो सिद्धू कान्हू पार्क 2 जगह है आपका, एक दुमका में भी है और एक रांची में भी है, एक दुमका में भी है और एक रांची में भी है सिद्धू कान्हू पार्क। एक और बच गया पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में जो है उसका नाम है घोड़बंधा, घोड़बंधा पार्क। हो गया टोटल 10 पार्क। ये 10 को पार्क झार पार्क के द्वारा संचालित किया जाता है, झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से। आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके अलावा कुछ और पार्क है जो काफी इंपोर्टेंट है, फेमस है झारखंड का, उसको लिख लेते हैं। जमशेदपुर, जमशेदपुर में जगह है साकची, जमशेदपुर शहर में एक जगह है साकची, यहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है जुबली पार्क, नाम सुने होंगे आप लोग, जुबली पार्क, ठीक है, जुबली पार्क। जमशेदपुर का साक्षी जगह में एक पार्क है जुबली पार्क। इस पार्क को जो है मैसूर
मैसूर के वृंदावन, मैसूर जो शहर है उसका वृंदावन गार्डन है, वहां पे एक फेमस गार्डन है वृंदावन गार्डन। तो मैसूर के वृंदावन गार्डन के तर्ज पे जमशेदपुर में जो साक्षी जगह है वहां पे जुबली पार्क का स्थापना किया गया है। ये जो पार्क है आपका, जो टाटा कंपनी है उसी के अंडर में आता है। इसका मैनेजमेंट कौन करता है? टाटा कंपनी करता है। चलिए एक और पार्क देख लेते हैं, जीवाश्म पार्क। इसको फॉसिल पार्क अंग्रेजी में बोलेंगे, फॉसिल पार्क। ये कहाँ है? आपका साहेबगंज में है। जीवाश्म पार्क इंग्लिश में फॉसिल पार्क। अगर आपको क्वेश्चन में हिंदी में जीवाश्म नहीं देकर इंग्लिश में फॉसिल भी दे सकता है कि फॉसिल पार्क कहाँ है। यह साहेबगंज में है, साहेबगंज में है फॉसिल पार्क। यहाँ पे जो है जीवाश्म, बहुत पुराना जीवाश्म का जो है अवशेष देखने को मिला है, उसी को पार्क बना दिया गया है। जीवाश्म पार्क साहेबगंज में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। हम लोग पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़े हुए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व पहले ही पढ़ लिए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व लातेहार जिला में है। पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पलामू टाइगर रिजर्व में क्या है कि देश का सर्वाधिक डार्क साइट मिला है। इस यहाँ पे देश का सर्वाधिक डार्क साइट, ठीक है। ये डार्क साइट क्या होता है? डार्क साइट वैसे जगह को कहते हैं जहां रात के समय लाइट बहुत कम हो, अंधेरा ज्यादा दिखे और पोल्यूशन कम रहता है। तो वैसा जगह जहाँ की रात में जो है लाइट का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। लाइट पोल्यूशन मतलब कि बहुत ज्यादा आजकल शहर में देखते होंगे कि आसमान में जब आप रात को देखिएगा तो कुछ दिखता नहीं है तारा वारा। उसका रीजन क्या है कि बहुत सारा लाइट है, उस लाइट के चकाचौंध में आप ऊपर का चीज को नहीं देख पाते हैं। साथ ही साथ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, धूल कण सब भर गया है, इसके चलते भी आसमान जो है अब साफ नहीं दिखता है। लेकिन जो झारखंड में, अरे जो पलामू टाइगर रिजर्व है आपका, ये यहाँ पे क्या है कि आसमान बिल्कुल साफ रहता है और लाइट का भी कोई समस्या नहीं है, पूरा अंधेरा है। इससे क्या होता है कि जो है खगोल, जो चांद तारा या जो क्या बोलते हैं अलग अलग ग्रह का जो अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोफोटोग्राफी एक टर्म है, एस्ट्रोफोटोग्राफी। ये क्या है? रात्रि के समय दूरबीन के माध्यम से, ठीक है, जो ग्रहों का फोटो लिया जाता है उसी को हम लोग एस्ट्रोफोटोग्राफी कहते हैं। तो वैसा जगह पर लेने के लिए आकाश साफ होना चाहिए और लाइट नहीं होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, तो उसी को हम लोग डार्क साइड कहा जाता है। तो कहाँ पे आपको ये मिलेगा? पलामू का टाइगर रिजर्व जो है, पलामू टाइगर रिजर्व, यह देश का सर्वाधिक डार्क साइट इसको घोषित किया गया है, इसको डार्क साइट के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। यहाँ से आप एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए इस क्षेत्र को एस्ट्रोफोटोग्राफी हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो रात के समय जो होता है उससे आप आकाश में जो ग्रह है उसको आप अच्छा से देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तब लिख लीजिएगा कि पलामू टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है वहां पे देश का सर्वाधिक डार्क साइट खोजा गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। आइए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तो एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड का वन संसाधन, पिछला क्लास जो हम लोग झारखंड का वन पढ़े हुए हैं, तो उसका क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है झारक्राफ्ट के बारे में पढ़ाए हुए थे। द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कहाँ है? जो झारक्राफ्ट के बारे में पढ़ाए हुए थे तो है आपका गिरिडीह। झारखंड का जो गिरिडीह जिला है वहां पे झारक्राफ्ट के द्वारा रेशम पार्क का स्थापना किया गया है। इसको हम लोग करंट अफेयर में भी फिर से पढ़ेंगे। और देखिए जो हम लोग कल क्लास में पढ़े हुए थे कि झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है। झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है? 29.86 था। तो ये क्वेश्चन को लगभग अभी तक 10 बार एग्जाम में पूछ चुका है, अलग अलग एग्जाम में।
एक और क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, इसको आप लिख लीजिएगा, कल इसको नहीं लिखवाए हम, कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का छदन कितना है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन जो है 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन, आप इसको लिख लीजिए, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है, 0.08 हेक्टेयर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। जब क्षेत्र पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, क्षेत्र पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम, और प्रतिशत में पूछेगा तो लातेहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलग टाइप को हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही पूछा हुआ है कि झारखंड में कितना क्षेत्रफल में आपका जो है भौगोलिक क्षेत्रफल में वन है। कल पढ़ा दिए हैं इसको हम लोग, पहले 29.76 था, अभी कितना हो गया है, 8.6 हो गया है। एग्जैक्ट यही है ना, 29.82, पहले 29.76 था, अभी 29.82% में वन है। तो आप इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वन से जो है अभी तक यही पूछा हुआ है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि जब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 2023, तो अब तो 2023 का आ गया है, तो ज्यादा उम्मीद है उसी का देगा, तो 29.82 आप याद रखिए। फिर क्वेश्चन है कि किस जिला में न्यूनतम वन क्षेत्र है। जामताड़ा, हम लोग कल ही पढ़े हुए हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम, प्रतिशत में पूछेगा तो क्या बोलते हैं, लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, साल के बीज के लिए, साल का जो बीज है किसके लिए महत्वपूर्ण है। साल का बीज से क्या होता है, तो औषधीय तेल भी बनता है और खाद्य तेल, इसको खाने के तेल के रूप में भी उपयोग करते हैं और औषधीय तेल के रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में सबसे अधिक लाख का उत्पादन होता है। तभी हो गया है रांची, पहले खूंटी हुआ करता था, अब रांची जिला हो गया है। इसके बाद आइए, ये भी पूछा हुआ है कि लाह, जो लाह शब्द है इसका संस्कृत के किस शब्द से लाह आया हुआ है। कल ही बताया हुआ था, लक्ष्य, संस्कृत का जो लक्ष्य शब्द है उससे लाह का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वन किस प्रकार का वन है। हम लोग पढ़े हुए थे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ भी है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ भी है। फिर क्वेश्चन आपका, सरांडा वन मुख्यतः झारखंड किस जिले में स्थित है। सरांडा वन कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका वन का। वन जीव अभ्यारण्य में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या वन जीव अभ्यारण्य सभी तक एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, वन जीव कितना है झारखंड में कितना वन जीव अभ्यारण्य है, 11। टाइगर रिजर्व कितना है, 1। बेतला का फुल फॉर्म ये बता दिए हैं, बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस। फिर है आपका कि बेतला नेशनल पार्क किस जिला में है, लातेहार जिला। एक देखिए क्वेश्चन तो एक और क्या है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य, पार्क डैश अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो आपका चेरो राजा का जो वो है पलामू किला है, वो बेतला नेशनल के पार्क, और ये दोनों आसपास में है। आपका जो बेतला पार्क है और जो पलामू किला है, पलामू किला किसका किला है, चेरो राजा का हुआ करता था। तो ये दोनों आसपास में ही है, 2-3 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है, दोनों मतलब एक ही क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जो है चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किला है। इसी पार्क में आपका बेतला नेशनल पार्क का ही क्षेत्र में पड़ता है पलामू किला, जो कि चेरो राजा का कभी राजधानी हुआ करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतला नेशनल पार्क को कब अधिसूचित किया गया, तो 1986 ईस्वी में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद फिर बेतला किस राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है, लातेहार जिला में। झारखंड में किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है, बाघ के लिए संरक्षित कहाँ है, लातेहार जिला में है। इनमें से कौन सा झारखंड में है, बेतला नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और भालुकपोंग। तो बेतला नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क किस जीव जंतु के लिए है, तो बाघ के लिए आरक्षित है। फेमस किस लिए है, बाघ के लिए है। झारखंड का कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो झारखंड में टाइगर रिजर्व कौन सा है, पलामू। हम लोग अभी पहले ही पढ़े हुए हैं कि झारखंड में जो बाघ के लिए रिजर्व है वो कौन सा है, पलामू।
झारखंड में किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? पलामू। झारखंड का सबसे बड़ा जो आपका अभ्यारण्य है कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू है, 794 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसीलिए इसको एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा झारखंड का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो जो जो चीज अगर नोट्स में नहीं लिखा हुआ रहता है, जब क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं, आप उसको उसमें ऐड कर लिया कीजिए। फिर यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो पलामू है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड में किस अभ्यारण्य का स्थापना सबसे पहले हुआ? अब ये सबका हम लोग पढ़े हुए हैं, किसका कब कब हुआ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पलामू, पलामू का कब हुआ? 1976 में हुआ है। नेक्स्ट को है आपका है तोपचांची, इसका कब हुआ है? 78 में हुआ है। गौतम बुद्ध जो कोडरमा में है, इसका कब हुआ था? 76 में। और उधवा, उधवा का कब हुआ था? 91 में। ठीक है, उधवा का कब हुआ था? 91 में हुआ था। इसी में पूछा कि सबसे पहले स्थापना किसका हुआ? तो किसका हुआ है? आपका पलामू का। जैसे ऑप्शन जिस टाइप से दिया है पलामू, तोपचांची, तोपचांची तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट दिया है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध है। इसके बाद उधवा झील है। तो जो अगर महीना के हिसाब से देखिएगा तो सबसे पहला कौन है? पलामू। तो आपको पलामू टिक मारना है। सबसे पहला जो जो वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड का था कौन सा था? पलामू है। महुआ डाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा जिला में है? लातेहार जिला में है। महुआ डाँड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? लातेहार जिला में है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस शहर से 10-20 किलोमीटर की दूरी पे है? तो दालमा कहाँ पर है? हम लोग पूर्वी सिंहभूम में है। तो पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर से होगा। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? वही दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का किस वर्ष उद्घाटन किया गया? 1975 में इसका उद्घाटन किया गया था और 76 में स्थापित हुआ था। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हम टिक मार सकते थे। ऑप्शन आपको दिया हुआ 4, 85, 87, 75, 2000। तो 86, 85 के आसपास आ रहा है। जो आसपास का है वही आंसर करेक्ट होगा, उसी को टिक मारना होता है। इसके बाद आइए ये क्वेश्चन है कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर दालमा पहाड़ी है। किस जिला में दालमा अभ्यारण्य है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ शुरू किया गया है? दालमा अभ्यारण्य में किया गया है। जिला पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम नहीं देगा, सिंहभूम दे देगा तो उसको टिक कर देना है। किस वर्ष में? तो 1976 ईस्वी में। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? चिड़ियाघर भगवान बिरसा मुंडा प्राणी भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। ठीक है, जो हम लोग जैविक उद्यान में पढ़े उसको चिड़ियाघर जू भी कहा जाता है। जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? बिरसा जूलॉजिकल पार्क, वही भी जो पढ़े हुए हैं रांची में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है झारखंड में बहिजात या बाह्य स्थान संरक्षण संस्थान क्या है? अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा और डिस्कशन कर देते हैं कि जानवर को दो तरीका से संरक्षण किया जाता है। एक उन लोग का जहां मुख्य निवास है, ठीक है, मुख्य निवास, जहां उन लोग का मुख्य निवास है वहीं पे संरक्षण कीजिएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं स्वस्थान। ठीक है, स्वस्थान, इन सीटू, इंग्लिश में बोलते हैं इन सीटू। मतलब जो जानवर का जहां मुख्य निवास स्थान है वहीं पर उसका संरक्षण करेंगे तो हो गया स्वस्थान है। इसके बाद होता है कि उसका मुख्य निवास से दूर, जहां उसका मुख्य निवास है वहां नहीं, उसे उठाकर कहीं और दूसरा जगह ले जाकर उसका संरक्षण करते हैं, तो कहते हैं वही वही जात। ठीक है, वही जात, इसको बोलते हैं एक्स सीटू, एक्स सीटू। तो जो आपका जो बिरसा मुंडा पार्क हो गया, आपका जो ओरमाझी वाला, वो क्या है? एक्स सीटू है। जो भी जानवर वहां का है क्या मुख्य निवास स्थान, तो उसका वहां नहीं है, उसको कहीं और जगह से लाकर बसाया गया है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है झारखंड में वही जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है, यानी कि वैसा जगह जहाँ पे जानवर जो रखा गया है वहां का नहीं था, मूल रूप से कहीं और से लाकर संरक्षण किया जा रहा है। तो वो कौन सा है? बिरसा मुंडा जैविक, जो ओरमाझी में जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है वो हो गया। उसका तो मूल निवास स्थान वहाँ नहीं है, कहीं और से लाया गया है। ऑप्शन में क्या और देखिए क्या था? बेतला नेशनल पार्क, तो वहां तो कोई दूसरा जगह जानवर लाकर नहीं बसाया गया है, वहां का ही जानवर है, तो हो गया इन सिटू, मतलब स्वस्थान है, उसी स्थान का है। नेक्स्ट
सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है? एक नंबर में तो पलामू है, लेकिन इसमें ऑप्शन में पलामू नहीं दिया था। ये सब क्वेश्चन जो है आपका SIPT 2017 में पूछा हुआ है। तो SIPT 2017 का क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कंसिडर नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन झारखंड में उस समय CBT मोड में हुआ था, बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसीलिए अनावश्यक क्वेश्चन को फॉर्म किया गया था। तो SIPT 2017 क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावालौंग वन जीव अभयारण्य कहाँ है? चतरा जिला में है। कौन सा वन जीव अभयारण्य झारखंड में है? हजारीबाग, कोलेरू, कमलांग या सोनाई? तो ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग। किस वन वन प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में किया गया था? तो हजारीबाग। हजारीबाग जो है ना, वन जीव अभयारण्य को पहले राष्ट्रीय हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अभी जो हजारीबाग वन जीव अभयारण्य है, जो 1976 में बना, उससे पहले वो क्या था? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। बाद में 1976 ईस्वी में उसको हजारीबाग अभयारण्य घोषित किया गया। पालकोट वन जीव अभयारण्य किस जिला में है? अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, गुमला जिला में है। तोपचाची कहाँ पे? तोपचाची अभयारण्य किस जिला में है? धनबाद जिला में है। तोपचाची वन जीव अभयारण्य धनबाद जिला में है। तो मेनली आप क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, आप क्वेश्चन को पैटर्न समझ रहे होंगे कि किस जिला में है। इस टाइप का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। फिर देखिए, कौन सा वन जीव अभयारण्य जो है झारखंड में नहीं है? पारसनाथ, दालमा, हजारीबाग, गौतम बुद्ध, चार के चारों झारखंड में है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है गलत है। कौन सा अभयारण्य झारखंड में नहीं है? कोडरमा, हजारीबाग, लावालौंग, भीमबंध। तो भीमबंध तो झारखंड में नहीं है, बाद बाकी तीन है। कोडरमा, हजारीबाग और लावालौंग झारखंड में स्थित है। रॉक गार्डन कहाँ है? तो रांची। रांची शहर में रॉक गार्डन है। जुबली पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में है। निर्मल महतो पार्क कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े हुए थे, हजारीबाग में है। और देखिए, झारखंड सरकार ने JPSC का क्वेश्चन है कि विभिन्न वन जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन जीव प्रबंधन योजना शुरू किया था। तो उस समय का क्वेश्चन है, करंट अफेयर टाइप का था। झारखंड में कौन सा जो जंगल है प्रभाग, वो सबसे ज्यादा संरक्षित है? तो कौन सा है? सारंडा। सबसे ज्यादा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सारंडा है। फिर एक मिलान करने के लिए दिया था, कौन सा मिलान सही नहीं है? तोपचाची अभयारण्य धनबाद सही है। उधवा पक्षी विहार कोडरमा गलत है। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज जिले में पड़ता है। लावालंग पक्षी अभयारण्य चतरा सही है। महुआ डाँड़ अभयारण्य पलामू भी गलत है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर था वो गलत दिया हुआ। महुआ डाँड़ कहाँ पड़ता है? आपका लातेहार जिला में पड़ता है। फिर पूछता है कि झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ पे है? आपका बिरसा मृग विहार खूंटी कालामाटी में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू उद्यान कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, बोकारो में स्थित है। तो आपका पूरा का पूरा अभी तक जितना भी हम लोग क्लास किए हुए हैं उसका क्वेश्चन बैंक हम कंप्लीट करा दिया। एक आध क्लास और ज्योग्राफी का बच रहा है, उसके बाद हम लोग अगला कोई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़िए इसको। आप क्या कीजिए कि एक MCQ को किताब रखिए, जो भी चैप्टर को हम पढ़ाते हैं उसको वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे बेस्ट तरीका यही होगा आपको तैयारी करने का। अनावश्यक आप यूट्यूब पे या कहीं अन्य जगह पे MCQ मत लगाइए, बहुत ज्यादा टाइम उसमें डिस्टर्ब होता है। आप 1 घंटा में 20 से ज्यादा MCQ यूट्यूब पे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब खुद से लगाइएगा, क्लास को हमेशा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही पढ़ना चाहिए। MCQ पढ़ के आप तैयारी पूरा नहीं कर पाइएगा, वो तैयारी करने का सही तरीका नहीं है। तैयारी जो है हमेशा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ना है, एक नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद MCQ को खुद से किताब से लगाना है। इससे टाइम बचेगा आपका और तैयारी भी बढ़िया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।